हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड डाटा इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव डिवाइसेस। बेसिकली माइक्रो डिवाइसेस में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स एंड टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो आपको जो डिवाइसेस लिखी हुई हैं ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक एम्पलीफायर है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एक ऑसिलेटर है। मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन एक ऑसिलेटर है। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, इसको शॉर्ट में TWT भी कहते हैं, ये एम्पलीफायर है। गन डायोड, इम्पैक्ट डायोड, ट्रापेड डायोड, पिन डायोड, ये सभी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं। ये सभी माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और इनकी एप्लीकेशन का आपको अध्ययन करना है जो आपके सिलेबस में है, और इनमें कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस आपको नहीं करनी है एज पर BTUP NSQF बेस्ड सिलेबस। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, माइक्रोवेव एंड डाटा इंजीनियरिंग। तो इसमें अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है कि मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर है या क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और जब आप स्टडी करोगे तब उसको स्टडी करने के बाद एक समरी के रूप में आप इसे याद कर सकते हो कि मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो होगा बेसिकली वो एक एम्पलीफायर है, और ट्रेवलिंग वेव ट्यूब भी एक एम्पलीफायर है। बाकी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, ये दोनों ऑसिलेटर हैं, ठीक है। बाकी जो डायोड लिखे हैं ये गन, इम्पैक्ट, ट्रापेड, पिन, ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं। तो अब बात करते हैं इन डिवाइसेस के बारे में। स्टडी करने से पहले माइक्रोवेव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। बेसिकली माइक्रोवेव, ये सब जो डिवाइसेस हैं ये आपने इससे पहले की कक्षाओं में नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि बेसिकली ये माइक्रोवेव्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं। और इनको पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि ऐसा माइक्रोवेव्स में स्पेशल क्या है जो ये इनकी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर अलग से स्टडी किए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं। जो हमने अब तक पढ़े हैं BJT से बने हुए एम्पलीफायर या मॉसफेट के, उनका इसमें यूज क्यों नहीं होता है, या बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो इससे पहले कन्वेंशनल ट्यूब्स थी, ट्रायोड और पेंटोड, वो इसमें यूज़ क्यों नहीं होती हैं, क्या ऐसी कमियां थी, या इसमें माइक्रोवेव्स के पास माइक्रोवेव्स को बेसिकली एम्पलीफाई करने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए, जनरेट करने के लिए ऐसे नए डिवाइसेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस सब को जानने के लिए आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि ब्रीफ में आपको एक बार बता दूँ कि माइक्रोवेव्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसे एक नाम दिया गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, माइक्रोवेव्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वेवलेंथ, बेसिकली लैम्डा माइक्रोवेव्स के लिए बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी लार्ज होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है। फॉर माइक्रोवेव्स फ्रीक्वेंसी लार्ज होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है, तो इसलिए वेवलेंथ वेरी स्मॉल होगी, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। लैम्डा बराबर C/F, एफ ज़्यादा तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा कंपेरेबल टू फिजिकल डायमेंशंस ऑफ सर्किट एलिमेंट्स हो जाता है एट माइक्रोवेव्स, क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा हो जाता है, और जो सर्किट के अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो आपकी नॉर्मल सर्किट्स होते हैं, कन्वेंशनल सर्किट्स बेसिकली बात कर रहे हैं, तो उसकी फिजिकल डायमेंशंस के कंपेरेबल हो जाते हैं, लगभग इक्वल हो जाते हैं जो आपकी वेवलेंथ हैं, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स। तो इसके लिए जो माइक्रोवेव्स हैं उनमें एक पॉइंट और आता है कि इसमें जो आप नॉर्मल सर्किट्स में, नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी में जो आपने NFTL वगैरह में पढ़ा भी होगा कि, या उससे पहले आपने नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, KVL KCL, तो या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में पढ़ा होगा, KVL KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, वो सब यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वी कैन नॉट अप्लाई KVL एंड KCL या फिर लम्प्ड एलिमेंट सर्किट थ्योरी,
तो वो सब थ्योरम जो थी, नॉर्टन थ्योरम या केवीएल केसीएल, ये सब इसमें अप्लाई नहीं होती है। तो बेसिकली इसमें अप्लाई क्या करेंगे फिर इसमें, तो जब केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं होगा, या ये समझ लीजिए कि वोल्टेज और करंट के फॉर्म में इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। उसी को पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्टेज करंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी नो लॉन्गर वैलिड। ट्रांसमिशन लाइन में जो आपने वोल्टेज करंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स का प्रोपगेशन होता है। मतलब जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में प्रोपगेट होती हैं इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव सोर्सेज, अब बेसिकली अब माइक्रोवेव्स स्पेशल हैं, उनको ट्रीटमेंट भी स्पेशल मिल रहा है, उनकी ट्रांसमिशन भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हो रही है। तो इनको जनरेट करने के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उच्च हाई पावर सोर्सेज जो हैं उनमें जो हम लोग क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स का जो एप्लीकेशन है वो करते हैं। उसमें चाहे मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन हो या फिर 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन हो, मैग्नेट्रॉन हो, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हो, इन सभी का यूज हम करते हैं। ये आपके उच्च पावर माइक्रोवेव सोर्सेज हैं, जो ऐसे माइक्रोवेव सोर्सेज हैं जिनमें हाई पावर जनरेट होती है। वो माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग होती है। और ये कार्यप्रणाली हम इन टॉपिक्स में अलग अलग पढ़ेंगे कि क्लिस्ट्रॉन कैसे काम करता है, मैग्नेट्रॉन कैसे काम करता है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कैसे काम करता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है ना। तो वो हम डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे आगे इसी लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में। लो पावर सोर्सेज में हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का यूज करते हैं, इम्पैड, ट्रापेड, पिन डायोड्स, गन डायोड। तो इन सभी की डिटेल में एक एक पार्ट वाइज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट माइक्रोवेव ट्यूब्स। माइक्रोवेव ट्यूब्स बेसिकली हम इसमें क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की स्टडी करेंगे। और इसमें बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन है। क्लिस्ट्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। माइक्रोवेव ट्यूब्स की कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्यों माइक्रोवेव ट्यूब्स स्पेशल हैं। इनमें जो स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उनके जो कारण हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। माइक्रोवेव ट्यूब्स, कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स और डिवाइसेस जैसे ट्रायोड, पेंटोड्स या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर्स की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली जो हमने अब तक ट्रायोड है, पेंटोड या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर यूज करे थे, उनको यदि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीफायर के रूप में या आप क्लैम्पर के रूप में या फिर बेसिकली ऑसिलेटर के रूप में यदि यूज़ करते हैं, या मतलब जो हमने अभी तक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर ईडीसी में पढ़े थे उनको माइक्रोवेव्स पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब माइक्रोवेव सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए आप कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो आपने बीजेटी पढ़ा था सेमीकंडक्टर का, वो यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होती है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देते हैं इनका कारण क्या होता है कि जो कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स हैं या डिवाइसेस हैं, ट्रायोड है या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर वगैरह जो मैंने आपको अभी एग्जांपल आपको एडीसी से बताया था, उन सब की परफॉर्मेंस माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के लिए ख़राब हो जाती है। मतलब वो उतना प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं जितना एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है? 4 रीज़न है, उनको शॉर्ट में देखेंगे एक बार। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, लीड इंडक्टेंस इफेक्ट, आरएफ लॉसेज इफेक्ट। ये टॉपिक का आपके मैं बता देता हूँ, एक ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस आपका स्टार्ट होगा 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन या मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर से। आपके सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कि मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन और से लेके पिन डायोड तक जो ये 8 टॉपिक लिखे हुए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस हैं। उनमें भी कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि माइक्रोवेव्स में बेसिकली क्या होता है और क्यों इसमें स्पेशल सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट ये सब आप जानते हो कि बेसिकली दो जो भी
जंक्शन है, जैसे हमने ट्रांजिस्टर में देखा था कि उसमें इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस होती है। बेसिकली दो जंक्शन है, जैसे कॉमन बेस और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की यदि बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो एमीटर जंक्शन होता है, कलेक्टर जंक्शन होता है। तो जितने भी जंक्शन है उनमें एक जंक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस उसमें आती है, ठीक है। जंक्शन कैपेसिटेंस, उसमें जंक्शन कैपेसिटेंस आपने पढ़ी थी। तो यहाँ भी ऐसी बात कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में भी कैपेसिटेंस होती है। तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, वहाँ पे आपने जंक्शन कैपेसिटेंस देखा था, यहाँ पे अपन उसके लिए ही आपको एक इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं कि ट्यूब हो या ट्रांजिस्टर हो, उसके इलेक्ट्रोड्स के मध्य उत्पन्न, जो अपने आप उत्पन्न होती है कैपेसिटेंस होती है, इसको इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस यदि इसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स मतलब रिएक्टेंस, तो इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो 1/2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक्सी की वैल्यू कम होगी। यदि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है, तो वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। तो यदि ये शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा तो शंटिंग इफेक्ट के कारण गेन कम हो जाएगा और इसलिए आउटपुट भी कम हो जाएगा। दूसरा आता है लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। लीड इंडक्टेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि जो कोई भी वायर निकला हुआ है वो एक तरह से लीड है, तो उसमें इंडक्टेंस होती है, इंडक्टेंस इफेक्ट आता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर उसकी एक्सल रिएक्टेंस जो है 2πfL बढ़ती है, तो इस पर भी सिग्नल का ड्रॉप होगा और गेन और आउटपुट इससे भी कम हो जाता है। थर्ड है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ट्रांजिट टाइम बेसिकली ट्रैवलिंग टाइम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है। और जो हमारा माइक्रोवेव जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा होती है, उसका टाइम पीरियड कम होगा। और यदि हम बेसिकली, मैं एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ट्रांजिट टाइम क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सिग्नल को समय लगता है वो ट्रांजिट टाइम होता है। अब इसमें जो समझने वाली बात है ये है कि सिग्नल कितनी देर में चेंज हो रहा है, वो उसका टाइम पीरियड है। बेसिकली एक साइकिल पूरी कर लेता है वो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो सिग्नल का टाइम पीरियड और ट्रांजिट टाइम दो को कंपेरिजन करना है, ठीक है। सिग्नल का पीरियड और ट्रांजिट टाइम दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, t बराबर 1/f। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए टाइम पीरियड कम होता है, तो ट्रांजिट टाइम का मान जो होता है और सिग्नल का पीरियड कंपेरेबल हो जाता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे कौन ज़्यादा होता है ये समझना है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में f कम होता है इसलिए t ज़्यादा होता है, मतलब जो आपका सिग्नल का पीरियड है वो ट्रांजिट टाइम से ज़्यादा होता है। तो वहाँ इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा गया था क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांजिट टाइम जो समय लग रहा है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो और सिग्नल का पीरियड कंपेरेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब जितनी देर में सिग्नल वैल्यू अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है उतने समय में उतना वो समय और जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय जो लग रहा है वो कंपेरेबल हो जाता है। तो इसकी वजह से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जो है जो आपकी बेसिकली जो डिवाइसेस थी ट्रायोड या पेंटोड, उसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड और एक ग्रिड होती थी। तो जो एनोड प्लेट की करंट होती है वो ग्रिड जिससे कंट्रोल करते थे वोल्टेज, बेसिकली कंट्रोलिंग वोल्टेज के अनुसार चेंज नहीं हो पाती है। मतलब एनोड की करंट ग्रिड की वोल्टेज के अनुसार रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उसे वो लिखा हुआ है एनोड प्लेट की करंट ग्रिड की वोल्टेज बेसिकली कंट्रोलिंग वोल्टेज है के अनुसार रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, मतलब उतना जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं आता जितना आना चाहिए। तो फाइनली क्या होता है, गेन कम हो जाता है। चौथा है इफेक्ट ऑफ RF लॉसेज। रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं उनमें लॉस भी होता है, तो I2R लॉस और डाई इलेक्ट्रिक लॉस, दो तरह के लॉस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। I2R लॉस स्क्रीन इफेक्ट की वजह से बढ़ता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिट टाइम है या इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है, रेडियो इंडक्टेंस या RF लॉसेज हैं, इनकी वजह से माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर माइक्रोवेव ट्यूब्स बेसिकली डिज़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कन्वेंशनल ट्यूब्स में परफॉर्मेंस को ख़राब करने में सहयोग करते हैं। जो चारों कारण हैं, कन्वेंशनल ट्यूब्स को माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर यूज़ नहीं करते, इसके लिए स्पेशल ट्यूब्स माइक्रोवेव ट्यूब्स का डिज़ाइन करना होता है, उनका यूज करते हैं, जैसे क्लिस्ट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन है और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है।
अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स। बेसिकली माइक्रोवेव ट्यूब्स का जो प्रिंसिपल है वो एक ही प्रिंसिपल है, वो सभी ट्यूब्स में एक जैसे यूज होगा, बस उसका थोड़ा बहुत रूप चेंज हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, उसके बाद करंट मॉड्यूलेशन। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव ट्यूब्स में बेसिकली एक डीसी वोल्टेज सोर्स है, उससे जो एक एसी वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स से हमें पावर ट्रांसफर करनी है एसी वोल्टेज सोर्स में विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, या फिर ये कह लीजिए कि एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा पहले इलेक्ट्रॉन बीम का, उसके बाद उसका करंट मॉड्यूलेशन होगा। मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी करंट डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स से पावर को करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा एसी वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफर किया जाता है। यही माइक्रोवेव ट्यूब्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्य सिद्धांत है, वो यही है। तो बेसिकली अब इसमें सबसे पहले स्टडी करते हैं टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर। टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। बेसिकली मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर आपके सिलेबस में है, लेकिन मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर समझने के लिए टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर सबसे पहले पढ़ाया जाता है। एग्जाम में भी टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर लिखा जाएगा, उसके बाद उसी में ही मॉडिफिकेशन करके 2-3 लाइन में हम आपको मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर बता देंगे। ठीक है, तो टू कैविटी क्लिस्टोन जो है वो एक एम्पलीफायर है। टू कैविटी क्लिस्टोन इज अ वाइडली यूज्ड माइक्रोवेव एम्पलीफायर ऑपरेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, और ये वाइडली यूज्ड माइक्रोवेव एम्पलीफायर है। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, करंट मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो भी आपको इसी टॉपिक में बताया जाएगा धीरे धीरे। तो यदि ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको एक बार पहले इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ये टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे इसमें होता क्या क्या है। एक तो कैथोड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो एनोड पर पहुँचेंगे कलेक्टर B+, जहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाते हैं यदि बीच में कोई भी स्ट्रक्चर ना होती तो। लेकिन इसमें क्या है, एक कैविटी बनी हुई है, उसमें एक गैप है जिसपे गैप 1 लिखा हुआ है, इसका नाम है बंचर कैविटी। उसके बाद है ड्रिफ्ट स्पेस, जो दोनों के बीच का गैप है। दूसरी कैविटी जो कैविटी कैचर कैविटी है, उसमें गैप 2 है, और इसमें इनपुट जो है वो बंचर कैविटी में दिया गया है और कैचर कैविटी से आउटपुट लिया गया है। और कैथोड और जो आपका बंचर कैविटी है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसको पॉइंट वाइज भी देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रही है उसके बंचेज कैसे बनते हैं, बेसिकली बंचिंग कैसे होती है, या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या है, करंट मॉड्यूलेशन क्या है, वो आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर क्या है। एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर है, इसमें वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन का यूज होता है। तो बेसिकली होता क्या है, ए वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब इन विच हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इज फॉर्म। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम फॉर्म की जाएगी, बनाई जाएगी। वो कैथोड से निकलेगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए वोल्टेज कलेक्टर पर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हाई वेलोसिटी से जाते हैं। तो वेलोसिटी जो है उनकी हाई होगी। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम सबसे पहले बनाई जाएगी। इस हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम का रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड जो आपका सिग्नल है, बेसिकली जो माइक्रोवेव इनपुट है, उसके द्वारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किया जाता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का लिखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जैसे आप मॉड्यूलेशन करते हैं तो बेसिकली किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन करते हैं, बेसबैंड सिग्नल का, तो उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज चेंज करते थे। तो बेसिकली चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, चेंज ऑफ फेज, ये सब क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी चेंज करनी है, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम का जो है वो RF फील्ड द्वारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी चेंज होगी एज पर द वैल्यूज ऑफ RF फील्ड सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया है बंचर कैविटी में, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, जिसको फोकसिंग इलेक्ट्रोड के द्वारा फोकस भी किया गया है, तो फाइनली कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम गैप 1 से होके जाएगी बंचर कैविटी से, उसकी वेलोसिटी को चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इनपुट इन द बंचर कैविटी। मतलब RF सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल जो कि हमने एम्पलीफाई जिसको करना है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को चेंज किया जाएगा। इसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। यह वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग हो सके। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कुछ आगे पहले चले गए थे, कुछ बाद में गए थे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे गए थे। उन सबको एक साथ एक जगह चलने के लिए, बंचिंग करने के लिए वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किया जाता है। बंचिंग प्रोसेस को भी धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी केवल इसकी प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, वर्किंग में इसको समझेंगे कैसे बंचिंग आगे पीछे चलने वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं तो वो कैसे जाएंगे। कि कुछ t बराबर 1 पे गए थे, कुछ t बराबर 0 पे गए थे, कुछ t बराबर 2 पर, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन t बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बंच हो जाएंगे। तो वो कैसे देखेंगे अभी। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन की बंचिंग हो सके, और बंचिंग प्रोसेस के उपरांत RF या माइक्रोवेव का एम्पलीफिकेशन प्राप्त हो जाता है। जो हमारा माइक्रोवेव सिग्नल है उसका एम्पलीफिकेशन हमें मिल जाता है, वो कैचर कैविटी से मिलेगा हमें। कंस्ट्रक्शन में देख ली, फिगर 2.3 ये है। ये एशियन पब्लिकेशन की राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है। फिगर 2.3 ए, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। यह है इलेक्ट्रॉन बीम, जो बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि वो जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन बीम बन जाती है कैथोड से। कैथोड से एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न की जाती है, और ये जो है फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोकसिंग इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस किया जाता है, नैरो किया जाता है। बेसिकली ग्लास ट्यूब में रहने के लिए अंदर नैरो जाती है बीम, और ये फोकस की जाती है। इस इलेक्ट्रॉन बीम को आगे रास्ते में दो कैविटी मिलेंगी, कैचर कैविटी, बंचर कैविटी, कैचर कैविटी। ये इलेक्ट्रॉन बीम दो गैप से पास करके एनोड कलेक्टर पर पहुंचती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो दो गैप पास करेंगे, गैप 1 गैप 2 पास करके इलेक्ट्रोड जो आपका सामने है एनोड है, कलेक्टर्स को लिखा हुआ पर पहुंचती है। एनोड पर वोल्टेज काफ़ी हाई अप्लाई किया गया, इसीलिए अभी कह रहे हैं कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम। एनोड इज हाईली पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि बेसिकली जैसे 3 लोग दौड़ रहे हैं, इसका वेलोसिटी बंचिंग का जो प्रोसेस बता रहा हूँ। 3 लोग दौड़ रहे हैं, सपोज दैट एक व्यक्ति t बराबर 1 पर दौड़ा, एक t बराबर 0 पर, एक t बराबर 2 पर। तो जो t बराबर 1 पर दौड़ा है उसको ऐसे ही दौड़ने देंगे जैसे वो दौड़ रहा है, लेकिन जो t बराबर 2 पर गया है मतलब वो बाद में गया है, वो बाद में गया है, और यदि वो उसको थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो वो t बराबर 1 पर गए धावक को, मतलब दौड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा कहीं ना कहीं बीच में। और जो t बराबर 0 पर गया है मतलब वो बहुत पहले गया है, उसको यदि थोड़ा स्लो कर दिया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं t बराबर 1 वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। मतलब t बराबर 1 वाला व्यक्ति उसको t बराबर 0 पर गए व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो बेसिकली ये बंचिंग है। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो बंचर कैविटी में इनपुट सिग्नल लगाया गया है उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसको कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो ड्रिफ्ट स्पेस में कहीं ना कहीं बंच हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और वो फिर एक साथ चलें, और वो उनकी आपस में एनर्जी ऐसे मैनिपुलेट हो कि वो आप एनर्जी से कैचर कैविटी में जो है हाई पावर का सिग्नल प्रोवाइड करें। ये एम्पलीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक बार देखते हैं कि कैसे पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। अभी हमने देखा कि बीम गई, गैप 2 गैप हैं, गैप 1 गैप 2, एक बंचर कैविटी में, एक कैचर कैविटी में, वहाँ से पास हुई, उसके बाद कलेक्टर पर पहुँचती है, और जो कलेक्टर है वो एनोड है, वो हाईली पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब बात करते हैं कि RF जो माइक्रोवेव सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है वो बंचर कैविटी पर अप्लाई किया जाता है, हमने देख लिया है। और आउटपुट कहाँ ले जाता है? कैचर कैविटी से। टेक आउटपुट फ्रॉम कैचर कैविटी। कैचर कैविटी में हाई पावर ऑसिलेशन प्राप्त होते हैं कंपेयर टू बंचर कैविटी। ये अतः कैचर कैविटी से एम्पलीफाइड माइक्रोवेव्स मिलती हैं। वर्किंग की बात करेंगे। वर्किंग को समझने के लिए हमें एप्पल गेट डायग्राम देखना होगा। फिगर 2.3 भी राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है। ये फिगर 2.3 भी एक बार देख सकते हैं। ये बेसिकली इसमें एप्पल गेट डायग्राम इसको बोलते हैं। एप्पल गेट डायग्राम ये क्लिस्ट्रॉन की वर्किंग में दोनों में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन हो, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन हो, या फिर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में, और ये आपका 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन के लिए बनाया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड के हिसाब से लाइंस के रूप में उसको दिखाया गया है। और डिस्टेंस टू गैप टू जो आपका ये डायग्राम था कैचर कैविटी, यहाँ से कितनी डिस्टेंस उसकी बची है या वो कहाँ तक पहुँच सकता है उसको डिस्टेंस को दिखाया गया। डिस्टेंस टू गैप 2 इलेक्ट्रॉन की गैप 2 से डिस्टेंस को दिखाया गया है, और ये गैप 1 टाइम दिखाया गया है। तो सपोज दैट
गैप 1 से जब टाइम कितने टाइम पर वो चला है। तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन इसमें डॉटेड किए गए हैं A, B, C, उनके बारे में बात करेंगे। और जो इक्वल स्लोप वाली लाइन लेफ्ट साइड में दिखाई गई है फर्स्ट फिगर में, जो ऊपर वाली फिगर है उसमें लेफ्ट साइड में जो इक्वल स्लोप वाली लाइन है वो दिखा रही है कि ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से गए थे। और जो A इलेक्ट्रॉन है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन माना गया है। ये मान के चलते हैं कि जब नीचे वाली फिगर में जो सिग्नल है, जो बेसिकली बंचर कैविटी में लगा हुआ सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है, वो जब 0 है, उसकी वैल्यू 0 है, तो उस समय गैप 1 से रेफरेंस इलेक्ट्रॉन A पास हुआ है। मतलब जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को माना गया है जो उस समय कैविटी 1 मतलब बंचर कैविटी से पास होगा जब जो सिग्नल बेसिकली RF सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 है तो मान के चलेंगे 0 है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सिग्नल की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब 0 है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम पास हो जाएगा। मतलब वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन सेम स्लोप d/dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, उसमें कोई एक्सलेशन या रिटार्डेशन नहीं होगा। और जब B इलेक्ट्रॉन को देखते हैं उस पर लिखा है स्लोअर, उसका मतलब क्या है, बेसिकली B के लिए देखेंगे तो गैप 1 की वोल्टेज जो जिस पे सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है, गैप 1 पे जो अप्लाई की गई है वो सिग्नल उसकी वैल्यू नेगेटिव है। B इलेक्ट्रॉन जब अपनी जर्नी शुरू करता है या गैप 1 को पास करता है, तो जो गैप 1 को जब पास करेगा उस समय गैप 1 पर लगाई गई वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ये इसमें उसको बेसिकली रिटार्डेशन होगा, उसकी जो स्लोप है वो कम हो जाएगी और वो स्लो हो जाएगा, और क्योंकि जो B इलेक्ट्रॉन है A से पहले चला था, क्योंकि उसका टाइम पहले है, वो गैप 1 को पहले पास करता है और उसको कर दिया गया स्लो, तो कहीं ना कहीं A इलेक्ट्रॉन B को पकड़ लेगा। ऐसे ही जो C इलेक्ट्रॉन जो A इलेक्ट्रॉन के बाद चला था, मतलब गैप 1 को जिस इलेक्ट्रॉन ने बाद में पास किया है वो C इलेक्ट्रॉन है। C से रिप्रेजेंट किया गया है। उस समय जब वो गैप 1 को पास करता है तब सिग्नल आपका पॉजिटिव है, जो कि कैविटी 1 पे लगाया गया है। तो कैविटी 1 या गैप 1 पे लगाया गया वोल्टेज पॉजिटिव है, और कैविटी 1 या गैप 1 को जब C इलेक्ट्रॉन पास करता है उसमें जब सिग्नल पॉजिटिव है, तो इसलिए C इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, वो फास्ट हो जाएगा, उसका स्लोप जो है बढ़ जाएगा। तो ये स्लोप से दिखाया गया है, इसकी लाइन की स्लोप ज़्यादा है, जो C इलेक्ट्रॉन है वो फास्टर है, ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन से फास्ट जाएगा। और ये बाद में गया था लेकिन फास्ट गया है। जैसे मैंने धावक वाला एग्जाम्पल बताया कि जो धावक बाद में दौड़ा है, व्यक्ति बाद में दौड़ा है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पकड़ लेगा जो उससे पहले गया है। तो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन A को वो कहीं ना कहीं बीच में पकड़ लेगा। तो बेसिकली तीनों इलेक्ट्रॉन ये कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि A से पहले चलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन और A के बाद वाले चलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि जो बाद में चले उनकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, जो पहले चले उनकी स्पीड घटा दी जाती है एज पर द वैल्यू जो गैप 1 वोल्टेज। तो ये बंचिंग हो जाती है, दिखाया गया बंचिंग है इलेक्ट्रॉन बंच, और इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले चलने वाले या बहुत बाद में चलने वाले इलेक्ट्रॉन आपस में बंच हो सकते हैं, उसकी लिमिट है, वो उस सिग्नल की वैल्यू के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बहुत पहले वाले इलेक्ट्रॉन यदि होंगे तो उनकी स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी, जो बहुत पहले चले हैं या बहुत बाद में चले हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी कि वो उन्हें पकड़ सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी भाई पता चला टारगेट आपका 100 मीटर की दौड़ है और 3 व्यक्ति दौड़ा है आपने, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में चलने वाले को स्पीड चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, वो 100 मीटर के बाद ही उसको पकड़ पाएगा, लेकिन हमें लिमिट ही 100 मीटर तक की है। तो ऐसे ही हमें गैप 1 गैप 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं बंचिंग होनी है। तो गैप 1 गैप 2 के बीच की डिस्टेंस भी फिक्स है, जैसे एग्जाम्पल मैंने 100 मीटर का बताया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक बंचिंग लिमिट होती है, बंचिंग लिमिट इसमें दिखाई गई है। डायग्राम जो 2.3b का नीचे वाला डायग्राम है, गैप 1 वोल्टेज वर्सेस टाइम, उसमें बंचिंग लिमिट भी दिखाई गई है। तो इसको पॉइंट वाइज एग्जाम में कैसे लिखेंगे या समझेंगे कैसे, एक बार इसको देख लेते हैं लाइन वाइज। एप्पल की डायग्राम हमने देख लिया। तो इसमें बेसिकली डायग्राम में होता क्या है कि जो सेम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेम स्लोप वाली लाइन से दिखाते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगा और वेलोसिटी कम होगी तो स्लोप घटेगा। मतलब जो लाइन्स लेफ्ट में दिखाई गई है उनका स्लोप इक्वल है, इसलिए उनकी वेलोसिटी इक्वल है। और जो आपका B इलेक्ट्रॉन है वो स्लोअर है क्योंकि उसका स्लोप
कम है विद रिस्पेक्ट टू ए इलेक्ट्रॉन, और सी इलेक्ट्रॉन है उसका स्लोप ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ए इलेक्ट्रॉन, इसलिए सी की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, स्लोप कम तो वेलोसिटी कम, ऐसे एप्पल की डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बीम्स जब गैप 1 से पास करती हैं तो उससे पहले उनकी वेलोसिटी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन बीम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी गैप 1 से पहले सेम होती है। हमने बात करी सेम होती है, तो लेफ्ट में दिखाया गया सबका स्लोप सेम है। दो इलेक्ट्रॉन पासिंग द फर्स्ट कैविटी गैप एट जीरो ऑफ द गैप वोल्टेज, मतलब जब गैप वोल्टेज जीरो है उस समय दो इलेक्ट्रॉन पहली कैविटी से मतलब पंचर कैविटी से पास कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि गैप वोल्टेज या फिर सिग्नल वोल्टेज जो हमने जिसको एम्पलीफाई करना है उसकी जब जीरो वैल्यू है उस समय जब इलेक्ट्रॉन्स कैविटी गैप से पास कर रहे हैं, उस समय यदि सिग्नल वोल्टेज जीरो है तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, पास थ्रू विद अनचेंज्ड वेलोसिटी। मतलब कैविटी गैप 1 पंचर कैविटी से यदि कोई इलेक्ट्रॉन उस समय पास करता है जबकि हमारा इनपुट सिग्नल जीरो है, तो उस समय उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही रह जाएगी, वो सेम वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब पासिंग थ्रू द फर्स्ट कैविटी गैप एट जीरो गैप वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज पास थ्रू विद अनचेंज वेलोसिटी, जैसे कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए है, मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते ए है, तो जब गैप 1 से पास होता है तब आरएफ वोल्टेज क्योंकि जीरो है इसलिए वो और उसके साथ साथ पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देख भी सकते हैं सिग्नल वोल्टेज गैप 1 वोल्टेज जब रेफरेंस इलेक्ट्रॉन गैप 1 से पास कर रहा है तो उस समय जीरो है, वो पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है, जो सिग्नल है हमारा वो बढ़ रहा है और जीरो है। तो उस समय चूंकि वेलोसिटी चूंकि उस समय वोल्टेज जीरो है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई स्पीड चेंज नहीं होगी। तो लिखा हुआ है v बराबर जीरो शो करता है, इट शोज दैट इट इम्प्लाइज दैट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए बिना किसी प्रभाव के गैप से पास हो जाएगा, गैप 1 से बिना किसी प्रभाव के पास हो जाएगा। ए इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज जीरो है, तो दिखाया गया नो स्लोप चेंज, नो स्पीड चेंज। शॉर्ट में ये 3 पॉइंट मैंने दिखा दिया आपको याद रखने के लिए। बी है तो वोल्टेज नेगेटिव है, देख सकते हैं बी पे वोल्टेज नेगेटिव है, सी पे वोल्टेज पॉजिटिव है। बी वोल्टेज नेगेटिव है तो स्लोप स्लो हो जाएगा, ये इसका स्लोप कम है, देख सकते हैं। सी है वोल्टेज पॉजिटिव है तो इसलिए वो फास्ट हो जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, उसको बढ़े हुए स्लोप से दिखाया गया है। बेसिकली जो डायग्राम है वो हम इसको वेलोसिटी को दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और टाइम जो दिखा रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, टाइम कब है, बी पहले गया है, ए बीच में गया है, टाइम बराबर जीरो मान लेते हैं इसको, और सी जो है वो बाद में गया है। यदि रेफरेंस के लिए टाइम जीरो मान रहे हैं तो उस केस में टी बराबर जीरो पर ए गया था, टी बराबर -1 पर टी बराबर सपोज दैट -1 पर बी गया और टी बराबर 1 पर सी गया, या फिर ऐसे कर सकते हैं टी बराबर 1 पर ए गया और उससे पहले टी बराबर जीरो पर बी गया था और टी बराबर 2 मतलब बाद में सी गया था, और उन पर्टिकुलर टाइम बराबर 1 पर टी बराबर 1 पर जो ए इलेक्ट्रॉन है जब पास हुआ उस समय गैप 1 की वोल्टेज जीरो है, टी बराबर 0 पर जब बी पास हुआ है तब वोल्टेज नेगेटिव है, टी बराबर 2 पर जब इलेक्ट्रॉन सी पास हुआ है गैप 1 से तब गैप 1 की वोल्टेज पॉजिटिव है। तो इसी हिसाब से इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन सी गैप 1 से इलेक्ट्रॉन ए के कुछ समय बाद पास होगा, क्योंकि ये बाद में गया है तो बाद में पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन सी जो है गैप 1 से इलेक्ट्रॉन ए के कुछ समय बाद पास होगा, किंतु तब तक आरएफ या माइक्रोवेव सिग्नल पॉजिटिव हो जाता है। जब सी जो है बाद में गया उस समय तक वोल्टेज चेंज हो रही है, इनपुट सिग्नल आरएफ सिग्नल जो माइक्रोवेव सिग्नल है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आरएफ वोल्टेज पॉजिटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सी एक्सेलरेटेड हो जाएगा, इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सी गैप 2 से पहले इलेक्ट्रॉन ए को कहीं ना कहीं कैच कर लेगा। इस तरह से वैल्यूज एडजस्ट की जाती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन बी गैप 1 से इलेक्ट्रॉन ए से कुछ समय पहले पास होगा। जो इलेक्ट्रॉन बी है वो गैप 1 से पहले जाएगा क्योंकि वो टाइम एक्सिस पे पहले बना चला था। तो इलेक्ट्रॉन बी गैप 1 से इलेक्ट्रॉन ए से कुछ समय पहले पास होगा, और जब आरएफ माइक्रोवेव सिग्नल क्या था, नेगेटिव था। आरएफ सिग्नल नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन बी की वेलोसिटी घट जाएगी, बी डिक्लेरेटेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ए जो है इसको गैप 2 से पहले
कैच कर लेगा, क्योंकि ये पहले चला था लेकिन इसकी वेलोसिटी कम कर दी गई, इसको स्लो कर दिया गया है, तो ए भी उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो फाइनली कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू आरएफ सिग्नल, इनपुट सिग्नल, इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू आरएफ सिग्नल इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं, कुछ फास्ट हो जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स स्लो एंड सम इलेक्ट्रॉन्स फास्ट। करने का यह प्रोसेस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो एग्जाम में जो आप ये मैंने टिक किए हुए हैं, उनमें यदि आपका कम मार्क्स में आता है, कम समय है, तो टिक वाली लाइंस जो है आप लिख सकते हैं कि वो भी आपको उतना ही इफेक्टिव होंगी जितना टोटल है। टोटल समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था, थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंदी हो गया है, लेकिन समझने के लिए पूरा प्रोसेस ये सब लाइंस लिखनी ज़रूरी है। आप एज पर मार्क्स कितने मार्क्स में है तो उसके हिसाब से आप इसको जो है कुछ लाइंस जो लग रही हैं कि रिपीट हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉन जो है ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस बता दिया। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस द इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली बंच टुगेदर एज दे ट्रेवल डाउन द ड्रिफ्ट स्पेस। जो ड्रिफ्ट स्पेस है कैविटी 1 और कैविटी 2 के बीच का, इस डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें जब कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले चले थे उनको फास्ट किया गया है, जो बाद में चले उनको स्लो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं इसी गैप में उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि वो मिल सके, बंचिंग हो सके। तो कहीं ना कहीं बंचिंग हो जाएगी। उसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक्शन हुए ऊपर वाले, स्लो डाउन और फास्ट डाउन, मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेजुअली बंच हो जाएंगे, उनकी बंचिंग होगी, समूह बनेगा और वो एक साथ चलने लगेंगे जब ड्रिफ्ट स्पेस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बंचर गैप से, मतलब बंचर कैविटी के गैप से गुजरते हैं तो उनका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, जिससे बंचिंग होने लगती है, इससे बंचिंग हो जाती है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण। ड्रिफ्ट स्पेस में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कैच करते हैं, सही बात है, जो हमने आपको बताया था वही इसमें लिखना भी है। फास्टर इलेक्ट्रॉन्स स्लो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी कुछ एनर्जी दे सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में बेसिकली पकड़ेंगे, मतलब टकराएंगे, तो क्या होगा, फास्टर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास वेलोसिटी ज़्यादा थी, उनको धीमे होना है, बाद में बंचिंग होंगी तो वो अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, स्लो इलेक्ट्रॉन्स को, और दोनों एक स्पीड से मूव करेंगे। कैचर कैविटी से करंट जो है इलेक्ट्रॉन बंच के फॉर्म में गुजरती है। जो कैचर कैविटी फाइनली आएगी, लास्ट सेकंड कैविटी, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बंच के फॉर्म में गुजरेंगे। तो कैचर कैविटी में डेंसिटी मॉड्यूलेटेड बीम प्राप्त होती है। उसमें जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त होती है। डेंसिटी मॉड्यूलेटेड बीम प्राप्त होती है मतलब उसमें ऑसिलेशंस बेसिकली होते हैं, तो वो हाई पावर के होंगे। तो वेरिएशन इन करंट डेंसिटी हो रही है, इसको करंट मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इसकी वजह से जो सेकंड कैविटी है कैचर कैविटी, उसमें गेन बढ़ जाता है। जो आपका कैचर कैविटी है उसके अंदर जो गेन है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स गैप 1 से पास हो रहे थे वो अलग अलग टाइम पे हो रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड को चेंज किया गया एज पर द वैल्यूज ऑफ द आरएफ सिग्नल अप्लाइड इन द कैचर कैविटी 1 गैप 1, ठीक है। और वो बाद में बंचिंग होके सेम स्पीड से चलने लगते हैं, तो बीम जो है ड्रिफ्ट स्पेस में आगे बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं बंचिंग अधिक कंप्लीट होने लगती है। और जो करंट जो है कैचर कैविटी से गुजरेगा वो बंच के फॉर्म में गुजरेगा, और कैचर कैविटी में जो है डेंसिटी मॉड्यूलेटेड बीम प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो वेरिएशन करंट डेंसिटी का हो रहा है उसको करंट मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इसी से क्लेस्ट्रॉन का जो गेन है वो बढ़ा हुआ मिलता है। बंचर कैविटी से जो सिग्नल पास करेगा वो भी वंस पर साइकिल पास करेगा। और जो साइकिल है वो किसकी है, आरएफ सिग्नल की है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है और ऑफ आरएफ सिग्नल। बंचर कैविटी से वंस पर साइकिल ब्रैकेट में ओ ऑफ आरएफ सिग्नल पास करता है, पास करते हैं। जो बंचेज हैं वो आरएफ सिग्नल की एक साइकिल में एक बार में पास करते हैं। एक आरएफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग एक बार होती है, और बंचिंग जो है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस सेंटर्ड होती है। मतलब जो पहले गए थे वो भी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, जो बाद में गए थे जो बाद में गए हैं वो भी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सारे एक साथ हो जाएंगे, तो बंचिंग जो है
इसलिए कह रहे हैं बंचिंग रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस सेंटर्ड होती है। इसको एप्पल के डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जो बंचिंग हो रही है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के सेंटर्ड ही है, मतलब सेंटर में आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। और वोल्टेज से भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली बंचिंग की लिमिट्स भी हैं, बंचिंग लिमिट दिखाई गई डायग्राम में। तो ऐसा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा या हर एक इलेक्ट्रॉन आगे गए हर एक इलेक्ट्रॉन को डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, एक लिमिट भी है उसकी। तो बंचिंग जो है कैचर कैविटी को एनर्जी डिलीवर करती हैं, अतः क्लेस्ट्रॉन के जो बंचर कैविटी है उस पर लो पावर का सिग्नल हमने अप्लाई किया था और आउटपुट पर हमें हाई पावर का सिग्नल मिला है। तो बेसिकली माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन हमें प्राप्त हो गया है। तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः क्लेस्ट्रॉन के बंचर कैविटी पर लो पावर आरएफ सिग्नल देने पर आउटपुट पर, मतलब कैचर कैविटी से जो प्राप्त हो रहा है, लार्ज बीम करंट पल्सेस मतलब एम्पलीफाइड माइक्रोवेव आरएफ सिग्नल प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। इसको ये सब याद रखने वाले ही हैं, इनको ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 200 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़ होता है। ये बेसिकली डिज़ाइनिंग के द्वारा डिसाइड होते हैं। जब मैन्युफैक्चर होते हैं उस पर डिसाइड करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा, पावर गेन कितना होगा, बैंडविड्थ कितनी होगी, नॉइज फिगर कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी। ये इसकी बेसिकली डेटा शीट से मिलता है। डेटा शीट मतलब जो मैन्युफैक्चर द्वारा डिसाइड की जाती है। जब वो डिज़ाइन करता है तो वो डिसाइड करता है कितने वे से ऑपरेट करना, उसके अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 200 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़ है। पावर 10 किलोवाट टू 500 किलोवाट है, हाई पावर है जबकि कंटिन्यूस वेव हो, और 30 मेगावाट है जबकि पल्स्ड हो। पावर गेन 50 dB टू 75 dB, बैंडविड्थ 10 to 15 मेगाहर्ट्ज़, नॉइज फिगर 15 to 20 dB, एफिशिएंसी अबाउट 60%। और एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। और लिख भी सकते हैं कि UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी डीवी ट्रांसमिशन में, रेडार ट्रांसमीटर्स में, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर ट्रांसमिशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यदि इसमें आता है मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन का, क्योंकि सिलेबस में मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन ही मेंशन किया गया है, तो बेसिकली 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बिना मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन समझ में आना लगभग समझिए लगभग मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन हमने पहले 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन को समझ लिया है, उसी में हम इसमें 2-3 लाइन ऐड करके मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल 4 कैविटी क्लेस्ट्रॉन का डायग्राम बनाया गया सबसे पहले। इसमें देख सकते हैं कि हम डायग्राम को देख के ही इतना समझ में आ गया है कि इंटरमीडिएट कैविटीज़ में इंट्रोड्यूस की गई हैं और उसमें बंचिंग को बढ़ाने के लिए किया गया है, प्रोनाउंस बंचिंग क्योंकि कम हो पाती है इसलिए बंचिंग और ज़्यादा हो जाएगी तो और ज़्यादा गेन प्राप्त होगा। गेन बढ़ाने के लिए बंचिंग बढ़ाई जाती है। तो जो आपकी बंचर कैविटी थी उससे इनपुट दिया गया है, कैचर कैविटी से आउटपुट लिया गया और के बीच की कैविटीज़ और उसमें ऐड की गई हैं, वो बेसिकली बंचिंग बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तो इसमें लिखा गया है कि 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में पावर गेन और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पावर गेन को और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बंचर और कैचर कैविटी के मध्य इंटरमीडिएट कैविटीज लगाने से मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर डिज़ाइन होता है। मतलब हमारे पास जो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर था उसमें यदि बंचर और कैचर कैविटी के बीच में इंटरमीडिएट कैविटी लगा दी जाती हैं तो वो मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर बन जाता है। और उसका कारण इंट्रोड्यूस करने का या फिर बेसिकली 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर से मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में स्विच करने का कारण गेन को बढ़ाना और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। गेन मतलब पावर गेन। तो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में बंचिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती सारे इलेक्ट्रॉन, और 2 बंचेज के बीच कैचर कैविटी पर आउट ऑफ फेज इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते रहते हैं। अतः क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में बंचर व कैचर कैविटीज़ के मध्य इंटरमीडिएट कैविटीज़ लगाई जाती हैं। एग्जाम्पल 4 कैविटी क्लेस्ट्रॉन हमें अभी आपको दिखाया है और उसकी फिगर लास्ट में बनाई हुई है। इनमें बीच की कैविटी जो अदर देन बंचर और कैचर कैविटी हैं वो पिछली कैविटी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बंचर का कार्य करती हैं। मतलब बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा कैविटीज़ हैं वो बंचिंग प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़पूर्ण करती हैं, जिससे पावर गेन तथा एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। नोट में देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ऊपर, ये कह रहे हैं कि पिछली कैविटी से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बंचर का कार्य करती हैं जो आपकी इंटरमीडिएट कैविटीज़ हैं। बेसिकली होता क्या है कि बंचर के बाद सपोज दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप से आगे कैविटी लगाई गई हैं और वो कैचर लास्ट में लगाया गया है कैविटी। तो बेसिकली सेकंड जो कैविटी है उसके बाद थर्ड कैविटी है, उनका एक रोल समझ लेते हैं एक लाइन के अंदर। पार्शियली बंच
करंट जो होती है वो सेकंड से प्राप्त होती है, और जो पार्शियली बंच्ड करंट है वो बेसिकली उस अगली वाली कैविटी के अंदर एक वोल्टेज एक्साइट करती है, ऑसिलेशन एक्साइट करती है। वो थर्ड के लिए बेसिकली जो है वो वोल्टेज एक्साइटिंग वोल्टेज का काम करता है। मतलब इंटरमीडिएट जो कैविटी है उसमें क्या होता है, पार्शियली बंच्ड करंट पल्स जो है वो ऑसिलेशंस एक्साइट करती हैं अगली कैविटी के अंदर, मतलब वो बेसिकली एक वोल्टेज एक्साइट करती हैं। और ये वोल्टेज ही तो हम बात कर रहे थे कि इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कैसे बंचिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब गेन और एफिशिएंसी बढ़ती है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि माइक्रोवेव डिवाइसेस कौन कौन सी आपको पढ़नी है। उसमें सबसे पहले माइक्रोवेव डिवाइस मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन हमने पढ़ने के लिए पहले 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन पढ़ा, उसके बाद उसी में ही मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली हमने मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर आज पढ़ा है। उससे पहले हमने इसमें देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ हैं उनकी। बेसिकली इन डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हमने देखा कि इन डिवाइसेस की डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन हमने ब्रीफ में बता दिया, लेकिन आपके सिलेबस में है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जो यहाँ से शुरू हो रहा है 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर से। और ये एक फिगर इसमें एप्पल की डायग्राम की है, एक कंस्ट्रक्शन की है, और इसका वर्किंग और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, और लास्ट में ब्रीफ में इसकी एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके सिलेबस में है। तो आज हमने मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।